हमारे सामने रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स मौजूद है, जिसमें ये ट्यूब है जिसे हम रेजोनेंस ट्यूब बोलते हैं और इसमें लिक्विड का जो लेवल है वाटर का वो अभी यहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर। आज का हमारा प्रैक्टिकल जिसका टाइटल आपके सामने है, टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड बाय यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स प्रोड्यूसिंग स्टेशनरी वेव्स इन इट। आज हम रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करेंगे जिसमें एक वेरिएबल लेंथ का एयर कॉलम या आर्गन पाइप बनाएंगे और फिर ट्यूनिंग फोक्स को इस्तेमाल करते हुए एक साउंड पैदा कराएंगे, मींस स्टेशनरी वेव्स पैदा कराएंगे उस एयर कॉलम में या आर्गन पाइप में, और उन स्टेशनरी वेव्स या साउंड की स्पीड को हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो ऑपरेटर्स हमें चाहिए होगा आज के प्रैक्टिकल में, उसका नाम जो स्पेशली है वो रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स है। थर्मामीटर हो तो ठीक है जिससे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर का पता चले, लेकिन ना हो तो जिस तरह इन्वायरमेंट का एक आम टेम्परेचर होता है तो वो आप पुट कर सकते हैं। और दूसरा, रबर पैड चाहिए जिसे इस्तेमाल करेंगे ट्यूनिंग फोक्स की साउंड पैदा कराने के लिए। वर्नियर कैलिपर हो जिससे हम रेजोनेंस ट्यूब का इंटरनल डायामीटर फाइंड आउट करेंगे। सेट ऑफ ट्यूनिंग फोक्स, अगर एक ट्यूनिंग फोक हो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला तो उससे भी काम चल सकता है, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे ये 3 ट्यूनिंग फोक्स जो हमारे पास अवेलेबल होंगे। इसके अलावा भी कोई ट्यूनिंग फोक्स का सेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं या हाई फ्रीक्वेंसी वाला एक ट्यूनिंग फोक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस्तेमाल करेंगे 512 हर्ट्ज़ का, 480 हर्ट्ज़ का और 256 हर्ट्ज़ का एक ट्यूनिंग फोक। इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जहाँ तक डायग्राम की बात है तो रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स की डायग्राम आपके सामने है। आप चाहें तो ये डायग्राम बना लें और चाहें तो जो हम ऑपरेटर्स एक्चुअली इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करेंगे रेजोनेंस ट्यूब वाला, वो सिंपल होगा, उसकी डायग्राम भी आप बना सकते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो समझने की बात है, वो ये है कि इधर एक रेजोनेंस ट्यूब होती है जिसके ऊपर भी स्केलिंग की गई होती है और साथ में मीटर रॉड भी लगा हुआ होता है। उस ट्यूब को वाटर रिजर्वायर के साथ एक पाइप के ज़रिए से जोड़ा जाता है और इस वाटर रिजर्वायर में पानी को फिल किया जाता है और फिर वाटर रिजर्वायर को हम इधर से लूज करके वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट दे सकते हैं। जब ये वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव होगा वाटर रिजर्वायर, तो उसके मुताबिक फिर वाटर लेवल जो है रेजोनेंस ट्यूब के अंदर भी ऊपर या नीचे मूव होगा। तो इस तरह से हम एक वेरिएबल लेंथ का एयर कॉलम या आर्गन पाइप पैदा करा पाएंगे इस रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स में। ये जो एयर कॉलम या आर्गन पाइप होगा जिसका एक एंड ओपन होगा और दूसरा एंड क्लोज्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसर मीडियम मींस वाटर मौजूद होगा, तो इसकी लेंथ से हमारा वास्ता पड़ेगा और हम एक ट्यूनिंग फोक को इस्तेमाल करेंगे ओपन एंड के ऊपर। हम इस एयर कॉलम में या आर्गन पाइप में स्टेशनरी वेव्स पैदा कराएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक वेव है जिसकी वेव लेंथ का 1/4 यहाँ पे बन रहा है, मींस हाफ लूप इधर बन रहा है। हमेशा ओपन एंड के ऊपर एंटी नोड या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनेगा और जो क्लोज्ड एंड होगा इस एयर कॉलम का, उसके ऊपर नोड बनेगा या आप कह सकते हैं कि ज़ीरो एम्पलीट्यूड उस स्टेशनरी वेव का होगा जो हम पैदा करा रहे होंगे। नोड हमेशा क्लोज्ड एंड के ऊपर और एंटी नोड हमेशा ओपन एंड के ऊपर बनेगा। तो जैसे जैसे हम वाटर लेवल को ऊपर से नीचे करते जाएंगे तो पहली एक सिचुएशन आएगी जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें सुनाई देगा। तो उस वक्त जब मैक्सिमम पहली लाउडनेस हमें सुनाई देगी तो उस वक्त ये सिचुएशन होगी, एंटी नोड यहाँ पे बन रहा होगा और नोड इधर बन रहा होगा। तो उस वक्त की जो एयर कॉलम की लेंथ होगी वो दरअसल वेव लेंथ का 1/4 होगी। ट्यूनिंग फोक को हम वाइब्रेट करवाते रहें तो एक दूसरी सिचुएशन भी आएगी, और वो कब आएगी, वो इस वाली लेंथ के कोई
3 टाइम्स के ऊपर आएगी जब एयर कॉलम की लेंथ इस लेंथ का 3 टाइम के राउंड अबाउट यहाँ पे हो जाएगी, तो फिर से एक सिचुएशन आएगी जब इधर एक लूप बन रहा होगा और ऊपर हाफ लूप बन रहा होगा, तो फिर से एंटी नोड यहाँ पे बन रहा होगा, तो हमें दूसरी दफ़ा लाउड साउंड सुनाई देगी। तो इस तरह से हम इस एयर कॉलम में स्टेशनरी वेव्स भी पैदा करा सकते हैं और ये जो वाटर लेवल है इसको ऊपर नीचे करके इसमें बनने वाले नंबर ऑफ लूप्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 पॉइंट्स हैं, वो भी आप नोट कर लें। व्हेन एंटी नोड इज फॉर्म्ड एट ओपन एंड देन साउंड ऑफ हाई एम्पलीट्यूड इज हर्ड बाय अस। जब हाई एम्पलीट्यूड का एंटी नोड वहाँ पे बनेगा ओपन एंड के ऊपर, तो हमें हाई लाउडनेस की एक साउंड सुनाई देगी ओपन एंड के ऊपर। और दूसरा पॉइंट है एट क्लोज्ड एंड ऑफ आर्गन पाइप नोड इज फॉर्म्ड, तो क्लोज्ड एंड के ऊपर नोड ही बनेगा, क्योंकि वहाँ से वेव की रिफ्लेक्शन होनी होती है, तो आगे डेंसर मीडियम होगा, तो क्योंकि वो क्लोज्ड एंड होगा वहाँ से वेव रिफ्लेक्ट करती है, बाउंस बैक करती है, तो इस वजह से वहाँ पे नोड ही बनेगा। अब यहाँ पे ये चीज़ आप समझ लें कि इधर हमारे पास ये रेजोनेंस अगर ट्यूब है और ये एयर कॉलम है, तो जो हमें लाउड साउंड सुनाई देती है या एंटी नोड बनता है ओपन एंड के ऊपर, तो उसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो वो लेंथ कितनी होती है। यहाँ पे आप देख लें एक फैक्टर है एंड करेक्शन का, वो मैंने शामिल किया है कि अगर इस ऑर्गन पाइप या एयर कॉलम की लेंथ 5 सेंटीमीटर हो और हमें वहाँ पे लाउड साउंड सुनाई दे, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये जो हमारे पास वेव बन रही है इसका 1/4 5 सेंटीमीटर है, बल्कि इसकी एंड करेक्शन करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है इस ट्यूब के इंटरनल डायामीटर के ऊपर। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लेंथ बन रही है इस रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर एयर कॉलम की, तो फिर इसके थोड़ा सा ऊपर जाके एंटी नोड बनेगा एक कंप्लीट। और वो कितना ऊपर बनेगा उसे ई फैक्टर से हम डिनोट करते हैं, जिसे एंड करेक्शन कहते हैं, और वो दरअसल होता है इंटरनल डायामीटर ऑफ रेजोनेंस ट्यूब का 0.3 टाइम्स। अगर आपके पास इंटरनल जो डायामीटर है ट्यूब का वो 1 सेंटीमीटर है, तो उसको 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना उसका जवाब बनेगा उतना यहाँ पे एंड करेक्शन होगी या ई वाला फैक्टर होगा। तो ये टोटल लेंथ हम काउंट करेंगे। फर्ज कर लें कि 5 सेंटीमीटर जो है वो इधर है और 1 सेंटीमीटर ये एंड करेक्शन वाली ई बन रही है। ये टोटल 1 सेंटीमीटर अगर बन रहा है, तो फिर यहाँ पे ये जो टोटल लेंथ होगी हमारे पास वो दरअसल 6 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे इक्वेशन में भी मैंने लिखा है कि L1 प्लस ई ये दरअसल λ/4 के इक्वल होगा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहेंगे तो फिर वो फ्रीक्वेंसी जो F1 होगी, जो पहले पॉइंट के ऊपर जब लाउड साउंड हमें सुनाई देगी, तो उस वक्त हम फ्रीक्वेंसी F1 की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसकी हम लिखेंगे इक्वेशन V/λ। तो लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन के मुताबिक ये बनेगी 4 ब्रैकेट के अंदर L1 प्लस ई एंड करेक्शन। इसी तरह से अगर हम इस वाटर लेवल को नीचे करते जाएं और फिर से हमें लाउड साउंड इधर सुनाई दे, तो इसका मतलब ये सिचुएशन होगी जिसमें हाफ लूप इधर बन रहा होगा और एक कंप्लीट लूप इधर बन रहा होगा। तो दूसरी जो कंडीशन है वो ये हो सकती है, और ये कंडीशन कब आएगी, ये कंडीशन इस वाली कंडीशन के 3 टाइम्स के ऊपर आएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 5 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर बनता है, तो कोई 18 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट जो है वो हमारी ये दूसरी सिचुएशन आएगी जब हमें दूसरी दफ़ा लाउड साउंड सुनाई देगी, जब दूसरी दफ़ा इधर जो है वो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा या एंटी नोड बनेगा। तो इसके मुताबिक फिर इधर हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे ये वाली लेंथ मीन्स L2, ये जो एयर कॉलम की लेंथ है प्लस में एंड करेक्शन वाली ये वाली लेंथ होगी ई वाली, और इन दोनों को जमा करेंगे तो 3 λ/4, इसमें से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे जो कि ये आएगी। तो इस हिसाब से फिर हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बना लेंगे।
तो ये जो चीज़ मैंने बताई है एंड करेक्शन के हिसाब से, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक के लिए है, और इधर जो है वो सेकंड हार्मोनिक के लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। जबकि ये पॉइंट आप नोट कर लें, जितना रेजोनेंस ट्यूब का इंटरनल डायामीटर होगा उसको 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा इतना इस एयर कॉलम के ऊपर का लेंथ होगा, या एंड करेक्शन जिसे हम कहते हैं वो लेंथ होगी। तो इसे भी हमने काउंट करना है। इस स्लाइड में एक तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप नोट कर लें। अगर आपके पास एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है, उसका एक एंड आप फिक्स कर देते हैं किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, और दूसरे एंड के ऊपर आप डिस्टरबेंसेस क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशंस पैदा कराते हैं। इस रस्सी में स्टेशनरी वेव्स तो पैदा होंगी क्योंकि आगे एक रिजिड सपोर्ट है, वहाँ से बाउंसिंग बैक होगी 180 के ऊपर, तो स्टेशनरी वेव्स पैदा होंगी। लेकिन ये बात तय है कि इस फिक्स्ड एंड के ऊपर क्योंकि डेंसर मीडियम है तो वहाँ पे हमेशा नोड ही बनेगा। अगर दोनों एंड फिक्स्ड हों और दरमियान में आप डिस्टरबेंसेस क्रिएट करवाएं इधर दरमियान में कहीं पे, तो इनके एंड्स के ऊपर क्योंकि डेंसर मीडियम है तो वहाँ पे हमेशा नोड्स ही बनते हैं, जबकि दरमियान में नोड एंटी नोड भी बन सकते हैं। अगर आप ऑर्गन पाइप, ऑर्गन कॉलम या एयर कॉलम कुछ भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ होती है, उसकी बात करें तो उस पाइप में हमेशा जो एंटी नोड्स होंगे वो ओपन एंड्स के ऊपर तो बनेंगे ही बनेंगे। इसी तरह अगर एक एंड उसका क्लोज्ड है और दूसरा ओपन है तो क्लोज्ड के ऊपर क्योंकि डेंसर मीडियम होता है वहाँ पे हमेशा नोड ही बनेगा, और ओपन एंड के ऊपर एंटी नोड ही बनेगा। तो यहाँ से आपने नोट किया कि रस्सी के केस में, स्ट्रिंग के केस में फिक्स्ड एंड्स के ऊपर नोड बनेंगे, और आर्गन पाइप या एयर कॉलम के केस में ओपन एंड्स के ऊपर हमेशा एंटी नोड बनेंगे, और जो क्लोज्ड एंड होगा वहाँ पे नोड बनेगा। एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ वेव इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। F frequency of sound waves produced in air column, which is equal to frequency of vibrating tuning forks at open end, and lambda is wavelength of sound waves in air column। ये दरअसल वेव की इक्वेशन है जिसमें F फ्रीक्वेंसी है वेव की और लैम्डा उस वेव की वेवलेंथ है। तो जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे उसमें जो एयर कॉलम होगा, उस एयर कॉलम में जो साउंड वेव होगी मौजूद, उसकी फ्रीक्वेंसी दरअसल एयर कॉलम के ओपन एंड के ऊपर जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक होगा उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। क्योंकि वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक के ऊपर जो लिखी गई फ्रीक्वेंसी होती है वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव पैदा करा रहा होता है, और वही साउंड वेव एयर कॉलम के अंदर मौजूद होती है, और उसकी जो वेवलेंथ है उसको हमने लैम्डा से डिनोट किया है। If first harmonic is produced means रेजोनेंस ट्यूब में एयर कॉलम की लेंथ जब हम बढ़ा रहे होते हैं, जब वाटर लेवल नीचे की तरफ लेके आ रहे होते हैं, जो पहली सिचुएशन आती है जब पहली दफ़ा लाउड साउंड हमें सुनाई देती है ऊपर से नीचे आते हुए या एयर कॉलम की लेंथ को बढ़ाते हुए, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि एयर कॉलम की लेंथ प्लस एंड करेक्शन ये दरअसल वेव लेंथ का 1/4 के बराबर होगा। तो इस रिलेशन से जो वेव लेंथ की इक्वेशन निकलती है वो ये होती है, जिसमें L1 एयर कॉलम की लेंथ है प्लस E एंड करेक्शन है। इफ सेकेंड हार्मोनिक इज प्रोड्यूस्ड, जब हम मज़ीद एयर कॉलम की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, वाटर लेवल नीचे होता जाएगा, तो एक दूसरी सिचुएशन आएगी जहाँ पे हमें लाउड साउंड सुनाई देगी, या आप कह सकते हैं ओपन एंड के ऊपर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो उस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये होगी, एयर कॉलम की लेंथ प्लस एंड करेक्शन 3 λ/4 मीन्स 3 जो है वो हाफ लूप अब बन रहे होंगे, जिसमें एक लूप नीचे की तरफ बनेगा वो कंप्लीट होगा, और दूसरा जो हाफ लूप ऊपर होगा उसका एंटी नोड ओपन एंड के ऊपर होगा। जब हमें लाउड साउंड सुनाई देगी तो उस वक्त 3 हाफ लूप बनेंगे। उसके हिसाब से फिर वेव लेंथ की इक्वेशन ये
बनेगी। इफ थर्ड हार्मोनिक इज प्रोड्यूस्ड, अगर हम वाटर लेवल मज़ीद नीचे करते जाते हैं और तीसरी दफ़ा हमें लाउड साउंड सुनाई देती है, तो उस वक्त की इक्वेशन हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। एयर कॉलम की लेंथ प्लस एंड करेक्शन ये दरअसल 5 हाफ लूप के बराबर रखेंगे, तो फिर लैम्डा की इक्वेशन कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन एक बात आप नोट कर लें, वो ये कि हम सेकंड और थर्ड हार्मोनिक पैदा नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि इनके लिए एयर कॉलम की लेंथ ज़्यादा चाहिए होती है और कम फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क अगर हम इस्तेमाल कर रहे हों तो फिर इतनी ज़्यादा लेंथ या सेकंड और थर्ड हार्मोनिक ऑब्टेन करना मुश्किल हो जाता है। तो हम 512, 480 और 256 हर्ट्ज़ का ट्यूनिंग फोर्क इस्तेमाल करेंगे, उनके फर्स्ट हार्मोनिक पैदा कराएंगे और वहाँ से हमारी 3 ऑब्जर्वेशन आएंगी, जिनका फिर एवरेज लेंगे तो हमारे पास मीन ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। तो आइए अब हम अपने ऑपरेटर्स को अरेंज करते हैं और इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड बाय यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स। हमारे सामने रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स मौजूद है, जिसमें ये ट्यूब है जिसे हम रेजोनेंस ट्यूब बोलते हैं और इसमें लिक्विड का जो लेवल है वाटर का वो अभी यहाँ पे है। तो उस वाटर रिजर्वायर में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका लेवल बराबर का है और इसमें पानी मौजूद है। यहाँ पे स्केलिंग की गई है कि अभी तकरीबन जो है वो 13.5 सेंटीमीटर के ऊपर जो है यहाँ पे वाटर लेवल है। तो ऊपर जो एयर कॉलम है इससे हमारा वास्ता पड़ता है, हमें इसकी ही लेंथ चाहिए होती है, तो हम उसकी लेंथ मालूम करेंगे जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट को करेंगे। और इधर से हम इस स्क्रू को लूज़ करके वाटर रिजर्वायर ऊपर नीचे करेंगे तो इधर पानी का लेवल ऊपर नीचे होगा। इस एयर कॉलम में स्टेशनरी वेव्स पैदा होंगी और जहाँ पे स्टेशनरी वेव्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई देगी। हम इधर भी एक माइक लगाएंगे। बहरहाल इसके साथ कुछ कंपोनेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं उनमें यहाँ पे एक रबर पैड है, इधर जो है वो 256 हर्ट्ज़ का एक ट्यूनिंग फोक है, 480 हर्ट्ज़ का एक ट्यूनिंग फोक है और 512 हर्ट्ज़ का एक ट्यूनिंग फोक है। साथ में एक वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर का यूज़ सिर्फ इतना है कि हमें ट्यूब का डायामीटर फाइंड आउट करना है। अब देख लें इधर से, तो ये जो ट्यूब का डायामीटर हमारे पास आ रहा है ये 3.1 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर। एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा ऐसे करके देख लेते हैं ताकि एवरेज आ जाए। तो 3.1 सेंटीमीटर, तो हमारा जो ठीक से डायामीटर आ गया वो 3.1 सेंटीमीटर है। तो इससे फिर रेडियस भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हो गया तो इस वर्नियर कैलिपर को हम साइड पे कर देते हैं। तो अब जो है वो मैं माइक इधर सेट कर लेता हूँ ताकि जो आपके पास लाउड साउंड हो वो आपको सुनाई दे। और सबसे पहले हम 512 हर्ट्ज़ का एक ट्यूनिंग फोक इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि इसका किस लेवल के ऊपर जो है वो हाईएस्ट हमें साउंड सुनाई देती है। तो आ जाएं अकील भाई, इधर से 512 हर्ट्ज़ का एक ट्यूनिंग फोक की जो है वो साउंड पैदा कराएं और इधर साथ में इधर लगा दें। मैं इधर से वाटर लेवल को ऊपर नीचे करता हूँ, आप वहीं पे ही रखें। तो इस पे गौर कीजिएगा। फिर से एक दफ़ा फिर से एक दफ़ा फिर से इसको करें, एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो ये कहीं 15.5 सेंटीमीटर के ऊपर जो है इसका लाउड साउंड हमें सुनाई दिया है। इसके बाद जो दूसरा है ट्यूनिंग फोक वो है 480 का। तो 480 के ऊपर आप जो है वो जारी रखें। एक दफ़ा फिर से दोबारा से दोबारा से दोबारा से एक दफ़ा फिर से। तो ये कहीं पे 16.5 के ऊपर जो है इसकी मैक्सिमम लाउडनेस हमें सुनाई देती है। अब ये जो 256 है इसे उठा लें और इसको वाइब्रेट करवाएं तो देखते हैं कि ये किस लेवल के ऊपर
एक दो फिर से अकील भाई। एक दफ़ा फिर से। तो ये कहीं पे आ रहा है 32। तो 32 सेंटीमीटर के ऊपर जो है वो हमें मैक्सिमम इसकी जो आवाज़ है वो सुनाई देती है। तो इस तरह से हमने 3 अपने पॉइंट नोट कर लिए हैं। 512 के ऊपर 15.5 सेंटीमीटर एयर कॉलम था, जबकि 480 के ऊपर जो है वो 16.5 सेंटीमीटर का एयर कॉलम था। और इससे नेक्स्ट जब हमने 256 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोक इस्तेमाल किया तो उस वक्त जो एयर कॉलम की यहाँ पे लेंथ थी वो कहीं 32 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ से हम कैलकुलेशंस करते हुए अपना स्पीड ऑफ साउंड को मालूम करते हैं। प्रैक्टिकल के दौरान जो हमारी ऑब्जर्वेशंस थी उसकी टेबल आपके सामने मौजूद है, जिसमें आपने देखा कि 3 डिफरेंट ट्यूनिंग फोक को हमने इस्तेमाल किया और फर्स्ट हार्मोनिक ही हर दफ़ा हमने पैदा कराया। 512 हर्ट्ज का जब ट्यूनिंग फोक इस्तेमाल कर रहे थे तो उस वक्त जो रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर वैल्यू थी वो 15.5 सेंटीमीटर थी। इस कॉलम को लिखने की ज़रूरत नहीं है। करेक्टेड जो वेवलेंथ होगी ये आपको इक्वेशन मैंने बता दी है। तो उसके ज़रिए से फर्स्ट हार्मोनिक की पहली जो इक्वेशन लगेगी उसके हिसाब से ये करेक्टेड वेवलेंथ होगी 4 मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस ई। और स्पीड ऑफ साउंड जो बनेगी एफ लैम्डा प्राइम को मल्टीप्लाई करने से तो वो ये बनेगी। इस तरह से दूसरी ऑब्जर्वेशन 480 हर्ट्ज के ऊपर थी, 16.5 हमारी एयर कॉलम की लेंथ थी। और तीसरी ऑब्जर्वेशन में 256 हर्ट्ज के ऊपर देखा हमने जो फर्स्ट हार्मोनिक बन रहा था वो 32 सेंटीमीटर एयर कॉलम की लेंथ थी, तो वहाँ पे बन रहा था। हमने ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट हार्मोनिक के ऊपर करेक्टेड वेवलेंथ निकाली और फिर हमने स्पीड ऑफ साउंड भी इस फार्मूले से फाइंड आउट की। इसका एवरेज हमारे पास ये आता है। और यहाँ पे आप देख रही हैं डायामीटर, क्योंकि रेजोनेंस ट्यूब का 3.1 सेंटीमीटर था तो डायामीटर को क्योंकि हमने 0.3 से मल्टीप्लाई करना होता है तो वो बनता है 0.93 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ई की वैल्यू हमने इस्तेमाल की वो 0.93 सेंटीमीटर थी। और इधर इक्वेशन वही लिखी है लैम्डा प्राइम की जो हम इधर इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो टेबल आप देख रहे हैं ये टेबल स्टार का मैंने नाम दिया है। इसको मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म तो किया है और परफॉर्म करके ही ये टेबल बनाई है, लेकिन इसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमारी जो मेन वीडियो है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती। इसमें आप देख रहे हैं मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हार्मोनिक्स पैदा कराए, लेकिन एक ही ट्यूनिंग फोक को इस्तेमाल करते हुए। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कुछ इस तरह की हैं यहाँ पे कि 512 हर्ट्ज़ का मैंने ट्यूनिंग फोक इस्तेमाल किया, जो कि मेरे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोक मौजूद था लैब में। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का इसलिए किया ताकि कम एयर कॉलम की लेंथ हो और हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हार्मोनिक हासिल हो जाएं। अगर मैं कम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता तो फिर 1 मीटर की रेजोनेंस ट्यूब में मैं तीनों हार्मोनिक्स जो है वो पैदा ना करा पाता। तो 512 हर्ट्ज़ का मैंने इस्तेमाल किया। और उस वक्त पहला हार्मोनिक 15.5 सेंटीमीटर जब एयर कॉलम की लेंथ थी तो बन रहा था, दूसरा 49 सेंटीमीटर के ऊपर और तीसरा 83 पे। और करेक्टेड वेवलेंथ में इस तरह की इक्वेशंस मैंने इस्तेमाल की तो करेक्टेड वेवलेंथ मेरे पास आ गई लैम्डा प्राइम। लैम्डा प्राइम को फ्रीक्वेंसी से जब मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मेरे पास इस तरह की कुछ स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यूज़ आती हैं जिनका एवरेज ये बनता है। और एंड करेक्शन तो सेम ही है क्योंकि एक ही रेजोनेंस ट्यूब इस्तेमाल कर रहे थे। तो एंड करेक्शन जो है ई वाला जो फैक्टर है वो 0.93 सेंटीमीटर बनता है, जिसको मैंने इन इक्वेशंस में इस्तेमाल किया है। तो ये टेबल जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, इसे आपने प्रैक्टिकल में कहीं पे इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन इसलिए मैंने शेयर किया है ताकि आपको पता चले कि 3 डिफरेंट ट्यूनिंग फोक नहीं बल्कि एक ही ट्यूनिंग फोक की 3 डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर भी हम 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं और अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। स्टैंडर्ड स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड
0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 332 मीटर पर सेकंड या 33,200 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। जबकि जो हमारा लैब का टेम्परेचर होता है या जिसे हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं वो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 20 डिग्री के ऊपर अगर हम देखें, क्योंकि एसी वगैरह भी चला हुआ होता है लैब में, तो एवरेज अगर हम 20 डिग्री के ऊपर देखें तो उस वक्त ये फैक्टर भी साथ में ऐड हो जाएगा 61 मल्टीप्लाइड बाई 20। यहाँ पे होता तो है 0.61 मल्टीप्लाइड बाई 20, क्योंकि वो फिर मीटर पर सेकंड में होता है, जबकि हम तो वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड में ले रहे हैं। इस वजह से 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.61 की जगह 61 आ जाएगा। इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आएगा 34,420 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए लैब में प्रैक्टिकल के दौरान वो आनी चाहिए 34,420 सेंटीमीटर पर सेकंड, जबकि हमारे पास प्रैक्टिकल की ऑब्जर्वेशन के दौरान जो वैल्यू आई वो आई 33,611 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो परसेंटेज एरर हमने निकाला है एक्चुअल वैल्यू जितनी आनी चाहिए थी माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो प्रैक्टिकल के दौरान हमारे पास आई, डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो 2.35% का एरर है जो कि लेस देन 5% है, जो कि एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, उसमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।